न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश की खबरों में। अब आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। हम कर देंगे फिर भी लोग झुर्रियां नहीं छोड़ेंगे तो कैसे चलेगा, बोली रेखा गुप्ता। सांसद उपेंद्र कुशवाहा को जान से मारने की बिहार एक राज्य में ही राज्य बन चुका है, बोले मोर्चा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हम घर देंगे फिर भी लोग झुग्गियां नहीं छोड़ेंगे तो कैसे चलेगा, सीएम रेखा गुप्ता का बयान। दिल्ली में झुग्गियां झोपड़पट्टियां तो तोड़ने के अभियान को लेकर राजनीतिक तेज हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि उनकी सरकार का इरादा किसी का घर तोड़ने का नहीं बल्कि उन्हें व्यवस्थित ढंग से बसाने का है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने केवल राजनीतिक लाभ के लिए इन झुग्गियां बस्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन कभी शहर के संचालन के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर सरकार मकान दे रही है और फिर भी लोग झुग्गियां नहीं छोड़ रहे तो व्यवस्था कैसे चलेगी। मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि दिल्ली के पुनर्विकास के लिए अब मुंबई के धारावाही मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 50,000 से ज्यादा फ्लैट्स जो पिछली सरकार ने बनाए थे वे सालों से खाली पड़े हैं, जबकि झुग्गियों में रहने वाले लोग सरकार को पैसे दे चुके हैं। जरूरी था कि झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी अगर मकान नहीं। देखिए, ये जो लोग एक दुष्प्रचार करना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उनको शहर चलाना कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। उनका ध्येय चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना ध्येय था। एक देश की राजधानी, उसको कैसे चलाना है, हर वर्ग के लोग जहां हैं, सबकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए टैक्स पेयर का पैसा आ रहा है कि पूरे शहर की सुविधाओं में लगना है, प्रशासन चलना है। फिर कभी दिल्ली बाढ़ में ना झुलस जाए, फिर दिल्ली प्यासी ना मरे, फिर दिल्ली गंदगी में ना रहे, फिर पहाड़ खत्म करने हैं, नदी साफ करनी है। ये सारे काम कैसे होंगे? ये सारे काम तब होंगे जब आपकी जनता को ये पता होगा कि आपको किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना है। और गलत कार्य आप रेलवे की लाइन पे जाके मकान बसाएंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं बचा सकती। भाई, हाथ जोड़ के मेरा दिल्ली की जनता से निवेदन है, आपको अपनी सिक्योरिटी, शहर की सिक्योरिटी और पूरे रेलवे की सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। कल को किसी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, कोई गाय रेलवे लाइन पे कटती है, कोई व्यक्ति उसके नीचे आ जाता है, किसकी जिम्मेदारी होगी? एक तरफ हम मकान देने की बातें कर रहे हैं, हम मकान दें और उसके बाद भी लोग उसी झुग्गी को पकड़ के बैठे तो कैसे चलेगा? मकान अगर मिल गया जिस व्यक्ति को, उसे झुग्गी छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली को एक रिवाइवल की जरूरत है और इस दिशा में हम बॉम्बे का धारावी का जो प्रोजेक्ट है उसको भी स्टडी कर रहे हैं कि दिल्ली के सभी झुग्गी क्लस्टर, जो 675 झुग्गी क्लस्टर है, सभी हमारे जो लोहार, गडियार, बंजारा समाज के लोग हैं जो यहाँ वहाँ छोटी छोटी झुग्गी बना के रह रहे हैं, इन सब के रीडेवलपमेंट की प्लानिंग हमें करनी है और उसको बड़े प्लान तरीके से किया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि सरकार मकान भी देती रहे और लोग जगह भी खाली ना करें। इसलिए झुग्गी वासियों को भी कमिटमेंट करनी पड़ेगी, सरकार को पूरे एफर्ट करने पड़ेंगे और उतना फंड जनरेशन भी आपकी सरकार के पास होना चाहिए कि आप सभी योजनाओं को दुरुस्त रूप में चला सके। तो मैं केवल आज इतना कह सकती हूँ, किसी भी झुग्गी वासी जो यहाँ का परमानेंट निवासी है, सालों से यहाँ रह रहा है, उसके साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। हमारे पास जितने नाम, जितने मकान रजिस्टर्ड है, हम उनकी एक विस्तृत योजना बना रहे हैं। जो पिछली सरकारों ने सालों साल 50,000 फ्लैट बनने हुए पड़े रहे, सालों से झुग्गी वासियों ने पैसे जमा करा रखे थे पिछली सरकारों के बाद, उसके बाद भी उन्होंने उन्हें मकान नहीं दिए। आज हम उन मकानों को दोबारा से खड़ा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रहे हैं कि उन फ्लैटों को ठीक करें, उनको दें, उनको सपुर्द करें उन झुग्गी वासियों को। इस सब योजना पे काम चल रहा है। तो तोड़ना हमारा ध्येय नहीं है, बसाना और सुव्यवस्थित तरीके से बसाना हमारी मंशा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सांसद उपेंद्र कुशवाहा को जान से मारने की धमकी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद उपेंद्र कुशवाहा को जान से मारने की धमकी मिली है। खुद उपेंद्र कुशवाहा ने जानकारी दी कि उन्हें 2 से 3 फोन कॉल और एक धमकी भरा मैसेज मिला। इस कॉल में उन्होंने 10 दिन के भीतर जान से मारने की धमकी दी गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि फोन करने वाला
कुख्यात बिश्नोई गैंग का एक सदस्य बता रहा है। कुशवाहा ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है और पुलिस अब इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। कहेंगे कल शाम को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आपको धमकी मिली है जान से मारने की। देखिए, हमारे मोबाइल पर कल देर शाम कॉल आया और उसमें धमकी, जान से मार देंगे, इसके खिलाफ मत बोलो, इसके खिलाफ मत बोलो, इस तरह की बात। और फिर जब एक नंबर को ब्लॉक किया गया तो फिर किसी और नंबर से, तो 2-3 नंबर से बारी बारी से कॉल भी आया जी, और SMS के माध्यम से टेक्स्ट मैसेज भी है, उसमें भी इस तरह की बात लिखी गई है, धमकी बड़े शब्दों में, 10 दिन में मार देंगे, क्या समझ रखा है, तो इस तरह की बात तो उसमें कही गई। तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसके आधार पर पुलिस का विषय है, जांच करेगी कौन लोग हैं, क्या है। बोलने वाला बोल रहा था कि हम बिश्नोई गैंग से बोल रहे हैं, लेकिन सच क्या है तो पुलिस का काम है, पुलिस पता करेगी। सर कुछ और भी बताया क्या कि किन के बारे में अपना बोल रहे हैं, इस तरह की कुछ बातें कही क्या उसने कि इनके खिलाफ ना बोले, इस तरह की? काम पुलिस का है, टेक्स्ट मैसेज वगैरह पुलिस मांगेगी या नंबर तो हमने शेयर कर दिया है पुलिस को, उस नंबर पर पुलिस पता करेगी किसने किया नहीं किया, ये हम कैसे कह सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार एक राज्यविहीन राज्य बन चुका है, बोले मनोज झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज बिहार दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बिहार की मौजूदा कानून व्यवस्था पर जवाबदेही तय करनी चाहिए। मनोज झा ने कहा कि बिहार इस समय एक राज्यविहीन राज्य बन चुका है, जहां प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह चरमरा हुआ है। उन्होंने सवाल उठाए कि 2015 और 2020 में किए गए वादों का क्या हुआ। प्रधानमंत्री को इन वादों पर आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। 100 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं, फिर भी आप लोग प्रधानमंत्री के यात्रा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अव्वल तो ये शब्दावली ही राजतंत्र की है, सौगात, तोहफा। लोकतंत्र में आप चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और स्टेट एक्सचेकर का पैसा है, लेकिन वो भी आप ईमानदारी से बिहार को नहीं देते। आईना सामने रख के प्रधानमंत्री जी को सोचना होगा, 20 वर्ष की बिहार की एनडीए की सरकार और 11 वर्ष की स्वयं की उनकी, जो नजरें इनायत गुजरात पे है, क्या वही नजर बिहार के लिए है? या पूंजी गुजरात में श्रम बिहार का? ये नहीं चलेगा। जब उड़ीसा जाते थे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन जी के बारे में प्रधानमंत्री जी उनके हेल्थ स्टेटस पे बहुत सारी चीज़ें करते थे। हम वो उनसे उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के कंप्लीट ब्रेकडाउन की जिम्मेवारी तो उनको देनी होगी, तय तो करना होगा। हवाई नहीं कि शिलान्यास की हुई चीज़ों का ही बार बार शिलान्यास। और हाँ, 15 के विधानसभा चुनाव, 20 के विधानसभा चुनाव के अपने वादों और दावों की फेहरिस्त लेके जाएं माननीय प्रधानमंत्री जी और सेल्फ इवैल्यूएशन करें। मैं यकीन के साथ कहता हूं प्रधानमंत्री जी मंच पे बोलना बंद कर देंगे। कल पटना में जिस तरह राक्षस राज है और इसके बीच आप लोगों का यह भी कहना है कि जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो एनडीए मतलब नेशनल दामाद आयोग से मीटिंग करने के लिए। देखिए, मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं। आप अपने रिपोर्टर्स और अन्य एजेंसीज के रिपोर्टर्स और टेलीविजन या प्रिंट मीडियम को पूछ लीजिए, कोई भी घर से निकलने में महफूज नहीं महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री जी पिछली यात्रा में जिस सड़क पर उन्होंने रोड शो किया, उस सड़क पर 3 दिन ताबड़तोड़ गोलियां चली थी। स्टेटलेस स्टेट का उदाहरण है। क्या प्रधानमंत्री जी चूंकि उनकी पार्टी सरकार में है तो चुप हो जाएंगे? अब देश के प्रधानमंत्री हैं साहब, आपका हृदय विशाल होना चाहिए, सोच समग्र होनी चाहिए, संकीर्णता के दायरे में नहीं होना चाहिए। और रही बात, हाँ, जो राष्ट्रीय दामाद आयोग है यानी एनडीए, उनके मेंबरान से मिलिएगा जरूर। उन्हें प्रशस्ति पत्र अगर प्रधानमंत्री जी के हाथ से या नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री जी के हाथ से मिलेगा तो उनका भी तेवर बढ़ेगा। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने संविधान का उल्लंघन किया, बोले तरुण चुघ। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने
कर्नाटक सरकार के 15% मुस्लिम आरक्षण पर बड़ा बयान दिया है। तरुण ने इस में असंवैधानिक और अवैध करार देते हुए कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण को साफ तौर पर नकारा था। उनका आरोप है कि कांग्रेस सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति कर रही है और ये फैसला SC, ST, OBC और हिंदू समुदाय के अधिकारों को छीनना है। तरुण ने कहा कि भाजपा इस तरह की नीतियों को कभी लागू नहीं होने देगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता शशि थरूर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग के दफ्तर में अपना एजेंडा सरेंडर कर चुकी है और पार्टी पूरी तरह दिशाहीन हो चुकी है। असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, क्योंकि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्पष्ट लिखा है किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कर्नाटक सरकार का कांग्रेस का फैसला SC और ST, OBC हिंदुओं के अधिकारों के छीनने का फैसला है। SC, ST, OBC के अधिकारों को, उनके नौकरियों को ये छीनने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी कर रही है और उसे केवल वोट बैंक दिख रहा है। इसलिए वो संविधान को लताड़ कर गैर संवैधानिक निर्णय ले रहे। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, ये है आपका मॉडल संविधान विरोधी? एक हाथ में तो आप संविधान लेके चलने का नाटक करते हो और अपने कर्मों से संविधान तोड़ने का काम कर रहे हो। ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसको होने नहीं देंगे। इससे पहले भी कांग्रेस की, राहुल गांधी के आशीर्वाद वाली कर्नाटका की सरकार ने ठेकेदारी सिस्टम में आरक्षण, धार्मिक आरक्षण देने की बात की थी। वो भी गलत फैसला था और ये भी गलत फैसला। शशि थरूर जी ने चुनाव प्रचार में अनदेखी को कांग्रेस का नेतृत्व को कहा कि मतभेद हैं। आपको लगता है कि जो ऑपरेशन ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के पास ना नीति है, ना नेता है, ना नीयत है। कांग्रेस पार्टी ने अपना एजेंडा और झंडा मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया। आज राहुल गांधी जो नीतियां चला रहे हैं, ये मुस्लिम लीग की नीतियां हैं। इनका हर एक्शन मुस्लिम लीग के इशारों पर हो रहा है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह दिशाहीन, विचारहीन, कार्यहीन हो चुकी है, नेतृत्वहीन हो चुकी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव का एनडीए पर तंज। राष्ट्रीय दामाद आयोग। पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए नया नाम दे डाला, राष्ट्रीय दामाद आयोग। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने आयोग में अपने और उनके रिश्तेदारों को फिट कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी परिवारवाद को लेकर हमें निशाना बनाती है, लेकिन असल में उनके गठबंधन में ही वंशवाद चरम है। तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार सरकार में 50% से ज्यादा मंत्री वंशवादी है, यानी किसी न किसी नेता के बेटे, बेटी या रिश्तेदार। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बीजेपी के भीतर भी परिवारवाद की मिसालें भरी पड़ी है, लेकिन वे सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाते हैं। आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ एनडीए का मतलब क्या है। यहाँ एनडीए का मतलब नेशनल दामाद आयोग। सबके दामादों को तो आयोग में मोदी जी ने फिट कर दिया, सबको मंच में माला सम्मानित करेंगे। कोई नौकरी देने तो आ नहीं रहे, कोई महंगाई को रोकने तो आ नहीं रहे, कोई गरीबी मिटाने तो नहीं आ रहे, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति। लालू जी हम लोगों के दल को जितना गरियाना है गरिया ले। वो आके देखें प्रधानमंत्री जी, कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ 200 राउंड गोलियां ना चलती हो। कभी प्रधानमंत्री जी आए, किसी पीड़ित के घर गए? पिछले बार भी आए थे पटना, रोड शो किया उन्होंने, लेकिन यही बिहार का जवान जब शहीद हुआ तो एक परिवार के लोगों से नहीं मिले, वो संवेदना नहीं प्रकट की। बिहार का लोग जब भी देश की सुरक्षा की बात आती है सबसे आगे खड़ा रहता है, पीछे नहीं रहता।
क्या किया है? परिवारवाद को लेकर के गाली देते हैं, लेकिन उनके अलायंस में सब परिवारवादी भरे हैं, उनके पार्टी में सब परिवारवादी हैं। बिहार की एनडीए सरकार में 50% जो मंत्री हैं वो परिवारवादी हैं। आपने कहा नेशनल एनडीए मतलब नेशनल दामाद आयोग, तो किन किन के दामाद की आप बात कर रहे हैं? अब देखिए, मांझी जी के दामाद हैं ही, रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, आप देखिएगा अशोक चौधरी जी के दामाद हैं, और अशोक चौधरी जी तो अलग ही है, वो तो कहते हैं आरएसएस कोटा भी है। अब हम तो जानना चाहिए भाई, एक तो बीजेपी कोटा है, यहाँ आरएसएस कोटा भी है। खुद तो अशोक चौधरी पे हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, क्या है वो बिहार की जनता असलियत उनकी जानती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो ये बताना पड़ेगा ना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बोलना। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य, बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के आमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के बदलाव की तस्वीरें पेश की। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार 2047 के तक विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध है और तेजी से काम कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि एक समय था जब यूपी को बीमारू राज्य में गिना जाता था, लेकिन अब इसे एक्सप्रेसवे राज्य के तौर पर नई पहचान मिल चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने आमगढ़ में बदलाव को भी रेखांकित किया और कहा कि 8 साल पहले लोग इस शहर का नाम लेने से भी कतराते थे, लेकिन अब ये विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुका है। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2021 में किया जा चुका है और अब एक और बड़ी कड़ी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से भी जुड़ चुकी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर जो लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि 2047 में भारत एक विकसित भारत होगा, उस विकसित भारत के लिए विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। याद करिए क्या हालत थे आज से 8 वर्ष पहले के। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जाता था, पहचान का संकट होता था, पहचान का संकट होता था। लोग आजमगढ़ का नाम लेने से घबराते थे, उत्तर प्रदेश का नाम लेने से घबराते थे। आजमगढ़, अरे इसने मुख्यमंत्री दिए, एक एक नहीं 2-2 मुख्यमंत्री इस आजमगढ़ ने दे, और इस आजमगढ़ को पहचान का मोहताज होना पड़ा था। लेकिन आज 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आजमगढ़ अब पहचान का मोहताज नहीं है। आजमगढ़ अब आजमगढ़ से अदम्य साहस का गढ़ बन चुका है। अब यह विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है। और इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विकास के लिए गति चाहिए, प्रगति के लिए गति चाहिए, समृद्धि के लिए प्रगति चाहिए, और जब गति होगी तो प्रगति होगी, प्रगति होगी तो समृद्धि होगी, और समृद्धि होगी हर चेहरे पर खुशहाली भी होगी। यही तो खुशहाली का राज है, और इसी खुशहाली के साथ आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। याद करिए कितनी विकास की योजनाएं पिछले 8 वर्ष में आजमगढ़ में आई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी 2018 में
जुलाई 18 में प्रधानमंत्री जी ने किया था और उद्घाटन 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में जल प्रभाव पर मंत्री प्रवेश वर्मा का हमला। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी और मंत्री आतिशी पर पलटवार करते हुए कहा कि हाल ही में हुई बारिश के बावजूद मेट्रो ब्रिज में जल प्रभाव नहीं हुआ, जो इस बार की तैयारियों का सबूत है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि सरकार अल्पकालीन लक्ष्यों पर काम कर रही है, जो 1 महीने के भीतर पूरा हो सकता है और मेट्रो ब्रिज इसका उदाहरण है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आतिशी ने बारिश के बाद कई तस्वीरें दिखाई, लेकिन मेट्रो ब्रिज की एक भी तस्वीर नहीं थी। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार पिछले 10 सालों में मुंडका जैसे गृहों पर नालियों का निर्माण नहीं कर सकी और अब वहां की तस्वीर दिखाकर जल प्रभाव का दोष दूसरों पर मंड रही है। सर, मौसम विभाग के अनुसार अब 2 से 3 दिन में मौसम दिल्ली में हिट हो जाएगा। क्या तैयारियां हैं मॉनसून को लेकर? डिसल्टिंग या उसका कोई अपडेट अगर? देखिए, अभी पीछे बारिश हुई थी तो उसमें आपने देखा होगा मिंटो ब्रिज पे पानी नहीं भरा था। हमने सारे वाटर लॉगिंग जहाँ पर भी ऐसे स्थान थे सबको चिन्हित किया और उसमें 3 हमने गोल बनाए। एक हमारा शॉर्ट टर्म था, मिड टर्म था, लॉन्ग टर्म था। तो जो शॉर्ट टर्म था जहाँ पर ज़्यादा समस्या नहीं थी और 1 से 1.5 महीने में काम हो सकता था, हमने उसके ऊपर काम किया। उनमें से एक था मिंटो ब्रिज। तो मिंटो ब्रिज इस बार आतिशी जी ने, आम आदमी पार्टी ने बारिश में कई फोटो दिखाए, मिंटो ब्रिज का नहीं दिखाया। तो जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल थे उसके ऊपर में काम चल रहा है और अगले 10 दिन में पूरा हो जाएगा। जो हमारे मिड टर्म है, जो हमको 3 से 4 महीने में करने हैं, वो उसमें समय लगेगा। और जो हमारे लॉन्ग टर्म है, जहाँ पे बड़ी बड़ी ड्रेन डल रही हैं, जहाँ पे ड्रेन पिछले 10 साल से 15 साल से डली नहीं थी, वहाँ पे सड़क थी मगर ड्रेन नहीं थी, इसलिए बारिश में जल भराव होता था। वहाँ पे ड्रेन डलने का काम चल रहा है। जैसे मेरा गांव के सामने मुंडका में, वहाँ का वो फोटो दिखा देते हैं, मगर ये नहीं बताते कि 10 साल से उन्होंने वहाँ पे ड्रेन ही नहीं डाली थी। अब वहाँ पे ड्रेन डलने का काम स्टार्ट हुआ, रोड को NHAI को ट्रांसफ़र किया गया, उसमें 1-1.25 साल का समय लगेगा। अगले मॉनसून तक, अगले साल वहाँ पे हमको राहत मिलेगी। अभी वहाँ ड्रेन ही नहीं है, तो पानी की निकासी का कोई जगह ही नहीं है। तो ये आम आदमी पार्टी वालों से भी पूछना चाहिए कि आपने 10 साल में ड्रेन क्यों नहीं बनाई। आज कोई 3 महीने में ड्रेन नहीं बन सकती है। 2-2 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर की दोनों साइड में ड्रेनें, और वो बड़ी बड़ी ड्रेनें और अच्छी क्वालिटी की ड्रेन बनने में समय लगेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी को ऐसी घिनौनी राजनीति से बाज आना चाहिए और 10 साल उन्होंने क्या किया वो भी सोचना चाहिए, और हमने 4 महीने में क्या करके दिखाया एक बार हमारे साथ में वो भी देखना चाहिए। सर, क्या ये कहना सही होगा कि जो काम जो आप बोल रहे हैं कि मिड टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, एजेंसियों का समन्वय ना होने की वजह से भी दिक्कत हो रही है? मैं नहीं मानता। आज सारी सरकार एक ही है, चाहे MCD है, चाहे दिल्ली सरकार है, चाहे भारत सरकार है। सारे कमिश्नर, सारे सेक्रेटरी, सभी लोग, हमारी जब भी मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री जी मीटिंग करते हैं, मैं मीटिंग करता हूँ, सारे अधिकारी आते हैं, सारे डिपार्टमेंट के आते हैं। कोई भी आदमी काम बोलता है, जनता काम बोलती है। 4 महीने से आपने केवल एक बात नहीं सुनी होगी कि ये मेरा काम नहीं है। सब लोग ये कहते हैं ये मेरा काम है, ये काम मैं करूँगा। हमारे सारे विधायक, मंत्री सभी कहते हैं कि हमारा काम है, हम करेंगे। तो कोई भी दोषारोपण नहीं है, कोई भी ब्लेम गेम नहीं है, सारे काम हम करेंगे, सभी में समन्वय है। ऐसी बेकार की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस की योजनाएं तुटीकरण का बाजार बोले संबित पात्रा। भाजपा सांसद संदीप पात्रा ने कांग्रेस की नीतियों को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस के लिए अब तुटीकरण का बाजार बन चुकी है। उन्होंने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता संशोधन विधेयक 2025 का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस जहां भी सत्ता में आती है वह धर्म के आधार पर आरक्षण और तुटीकरण की राजनीति को बढ़ावा देती है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कभी इस बात का खेद नहीं जताती, क्योंकि वे खुद स्वीकार कर चुकी है कि उनका मकसद वोट बैंक बनाना है, न कि जन कल्याण। कर्नाटक में आपने देखा होगा, मार्च के महीने में 21 मार्च को
एक अमेंडमेंट लाया गया था, कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट अमेंडमेंट बिल 2025, और इस अमेंडमेंट के माध्यम से यह तय किया गया था कि स्टेट में जितने भी टेंडर होंगे, जितने भी 2 करोड़ से नीचे के टेंडर होंगे, उसमें 4% का आरक्षण मुसलमानों के लिए होगा। आप सोचिए, टेंडर होगा, ये जो स्टेट के काम होंगे, उसमें भी मुस्लिम आरक्षण मार्च के महीने में कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। तो कहीं ना कहीं इसमें कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक तरह से कर्नाटक में वेलफेयर स्कीम्स को, जो जनता के लिए सुविधा की स्कीम होनी चाहिए, उन वेलफेयर स्कीम्स को तुष्टीकरण के मंडी में परिवर्तित कर दिया है। द वेलफेयर स्कीम्स हैव बिकम द मार्केट प्लेस ऑफ अपीजमेंट फॉर द कांग्रेस पार्टी। और ये केवल कर्नाटक की कहानी नहीं है, जहां जहां जब जब कांग्रेस रहती है, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने की वायदे, जो उनके इंटरनल वायदे होते हैं, उसे वो जरूर आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी ने तो एक जगह कहा भी था और अखबारों में छपा भी था, हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। द कांग्रेस पार्टी इज नेवर apologetic about this fact because they realize that they are into vote bank politics and not into welfare schemes. No governance but divisive experiments. किसी प्रकार का गवर्नेंस नहीं है, ये डिविजिव एक्सपेरिमेंट्स जो कर्नाटक में है, ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी को गांधी परिवार से फोबिया है, बोले सुखदेव भगवत। कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से मोदी सरकार आई है, बीजेपी को गांधी, नेहरू और उनके परिवार का डर सताता रहता है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, मैंने हाइड्रोफोबिया के बारे में सुना था, लेकिन ये गांधी फोबिया है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के आवास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए एक आरक्षण 10% से बढ़कर 15% कर दिया है, जिसे लेकर भाजपा ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया था। अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुखदेव भगत ने पूछा, क्या भाजपा के सबके साथ सबका विकास का मुसलमान शामिल नहीं है? उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा हिंदू मुस्लिम एंगल पर फंस जाती है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाती है। निश्चित रूप से एक बीमारी मैंने सुना कि हाइड्रोफोबिया मैंने बीमारी सुनी थी, लेकिन हाल के दिनों में जब से मोदी जी की सरकार आई है, एक फैशन सा कह लीजिए, वो गांधी फोबिया कह लीजिए, नेहरू फोबिया कह लीजिए, गांधी फैमिली की फोबिया कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में ये फोबिया फैली हुई है। और उसी का आकलन है। एक तरफ जिस अपीजमेंट पॉलिसी की ये बात कर रहे हैं, और संबित पात्रा जी ने भी जो ट्वीट किया है, जो प्रेस में उन्होंने बातें रखी हैं, मेरे वो सहयोगी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो पूछ लें, मोदी जी से पूछ लें, जिस अपीजमेंट पॉलिसी की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, ये क्या है? तब तो विशाल हृदय को मालिक बन जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी जब इन बातों को करती है तो अपीजमेंट पॉलिसी में आ जाती है। एक बात हमें बता दिए, रोटी कपड़ा और मकान, ये बुनियादी चीजें हैं। और निश्चित रूप से क्या ये भारतीय जनता पार्टी बता दे, जब सबका साथ सबका विकास की वो बात मोदी जी करते हैं, तो उसमें मुस्लिम इंक्लूड है या नहीं है? अगर मुस्लिम इंक्लूड है तो उनको पूछे ये अपीजमेंट पॉलिसी है या नहीं है। तो आज मैं समझता हूं इतने संकीर्ण मानसिकता के साथ ये देश नहीं चल सकता है। और यही मैं समझता हूं कि लगातार इनका हर चीजों में कोई भी आप पॉलिसी लाएं, उनका एंगल हिंदू मुस्लिम पे जाके टिकती है। तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आज आपके माध्यम से, मुझे बड़ा दुख होता है, हम चांद की बात करते हैं, हम मंगल ग्रह की बात करते हैं, और इस आज 21वीं सदी का हम ये पे हैं, अंतिम पायदान पे हैं। तो आपको नहीं लगता आज भी हम धर्म और ये, तो एक कविता मैं कहना चाहूंगा सिद्धार्थ जी, झड़ गई पूंछ रोमान झड़े पुस्ता का झड़ना बाकी है, बाहर बाहर तन संवर गया मन अभी संवरना बाकी है। हम कहते हैं हम इतने एडवांस हो गए, आज भी वो पाश्चात्य प्रवृत्ति जिसे कहते हैं कहीं न कहीं मन में आज भी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कथित कक्षा घोटाले पर अतिशी का पलटवार। विपक्ष के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री अतिशी ने इस पूरे मामले को फर्जी घोटाला करार देते हुए भाजपा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को जिस घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया, वे भी भाजपा के फर्जी मामलों की लंबी सूची का हिस्सा है। अतिशी ने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ 200 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन इसमें छापों और पूछताछ के बावजूद आम आदमी पार्टी से 1 रुपया भ्रष्टाचार
का साबित नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन करने में असमर्थन है और इसीलिए आम आदमी पार्टी को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। अतिशी ने कहा कि भाजपा जल प्रभाव, बिजली संकट और स्कूल फीस जैसी बुनियादी समस्याओं को हल करने में पूरी तरह विफल रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी को एक फर्जी क्लासरूम घोटाले के नाम पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये फर्जी झूठा आरोप जो क्लासरूम घोटाले का लगा है, ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे केसेस की सीरीज में मात्र एक नया एपिसोड है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, उनकी अलग अलग एजेंसीज ने, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं पे झूठे केस, फर्जी केस, गलत केस लगाए। पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी के नेताओं पे 200 से ज्यादा केस भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों ने लगाए हैं। लेकिन 10 साल में ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, एसीबी, सबकी जांच, सबकी रेड, सारी फाइलें देखने के बाद भी आम आदमी पार्टी के एक भी नेता से 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का पैसा आज तक नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा नेता ही नहीं है जिसके घर सीबीआई की रेड ना हुई हो, ईडी की रेड ना हुई हो, जिनके लॉकर ना जांच किए हो, जिनके बैंक के खातों को ना खंगाला हो, जिनके गांव, जिनके पैतृक गांव, ऑफिस हर जगह चले गए, लेकिन भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी आम आदमी पार्टी के एक भी नेता के पास नहीं मिला। और ना ही किसी भी फर्जी केस में चवन्नी भर का भी कोई भी एविडेंस कोर्ट में बीजेपी की एजेंसीज प्रस्तुत कर पाई हैं। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल देते समय केंद्र सरकार की एजेंसीज को कितना फटकारा था। कहा था कि ये तोते में बंद, पिंजरे में बंद तोते की तरह है, लाइक अ केज्ड पैरेट। और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसीज को कहा था कि आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको स्वतंत्र जांच करनी पड़ेगी, आपको राजनीतिक भेदभाव के आधार पर काम नहीं करना है। और आज फिर से वही कहानी शुरू हो गई है। क्या है कारण इस क्लासरूम घोटाले की जांच का? कारण सिर्फ एक है। 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी की ये 4 इंजन की सरकार हर सब्जेक्ट में फेल है। भारतीय जनता पार्टी से सरकार चल नहीं रही। बिजली हो, पानी हो, प्राइवेट स्कूल की बढ़ती हुई फीस हो, शहर में बढ़ता हुआ क्राइम हो, वाटर लॉगिंग हो, आप किसी भी फ्रंट पर जाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल फेल है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर बोले रविशंकर प्रसाद। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार का विकास प्रधानमंत्री मोदी के दिल में है और जब भी पीएम मोदी बिहार आते हैं हजारों करोड़ की परियोजनाएं जमीन पर उतरती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन का कारण ही बिहार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इस बीच जब उनसे राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा एनडीए को राष्ट्रीय दामाद आयोग कहे जाने पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो रविशंकर प्रसाद ने कहा, मैं इन छोटी छोटी बातों पर टिप्पणी नहीं करता, चुनाव आने दीजिए, हम बहुत जवाब देंगे। इसी के साथ ही उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, कल योग दिवस है, तेजस्वी जी को भी आमंत्रित किया गया है, आइए थोड़ा योग कीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। वो पीडीपी वाले तो एक से अब पीडीपी वाले किस मुंह से ये बात करते हैं? जब महबूबा मुफ्ती को वोट चाहिए थे
उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों पे सख्त पाबंदी लगाई थी कि वो रिजर्वेशन के मामले में बात भी नहीं कर सकते हैं। मैं वो ट्वीट के रिकॉर्ड निकालूं जो उस वक्त पीडीपी ने और महबूबा मुफ्ती ने अपने हैंडल से डाले थे कि नोबडी इन द पार्टी इज ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन रिजर्वेशन, क्योंकि उस वक्त महबूबा मुफ्ती साहिबा अनंतनाग से इलेक्शन लड़ रही थी, उनको रजौरी पुंछ से वोट चाहिए थे और इसलिए वो रिजर्वेशन के मामले पे खामोश रहीं। उस वक्त उन्होंने रिजर्वेशन पे बात क्यों नहीं की? उस वक्त वोट हासिल करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने रिजर्वेशन के मामले पे न सिर्फ खामोशी अदा की बल्कि सौदा किया। आज उनको अचानक रिजर्वेशन के मामले पे लोगों के साथ हमदर्दी नजर आ रही है। ये हमदर्दी तब दिखनी चाहिए थी जब वो इलेक्शन लड़ रही थी। तो पीडीपी और इन बाकियों को कोई, सजाद लोन साहब के बारे में हम क्या कहें? 5 साल तो वो हुकूमत के करीब रहे जब ये सारा कुछ हुआ। हम लोग तो बाहर थे, हम लोगों को सरकारी मकानों से निकाला गया, हमारी सिक्योरिटियां कम की गई। वो तो सरकारी मकान में बैठा हुआ था, हुकूमत के करीब था। उस वक्त उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ बात क्यों नहीं की? लेकिन अब अगर मुझे वक्त जाया करना होता, मैं 6 महीने और देता सब कमेटी को। आप क्या करते? क्या आपके पास कोई तरीका था मुझे मजबूर करने पे कि मैं ये रिपोर्ट जो है 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करूं? कितनी कमेटियां हैं इस मुल्क में जिन्होंने वक्त के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट तैयार की? आम तौर पे कमेटी बनती है 6 महीने करते करते सालों साल निकल जाते हैं। ये शायद पहली मर्तबा ऐसी बात की होगी कि कमेटी को 6 महीने दी गई और 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया। लेकिन रिपोर्ट को उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट को एग्जामिन करना ही पड़ता है। आप इस प्रोसेस को हाईजैक नहीं कर सकते हो। इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट रिक्वायर्स लीगल एग्जामिनेशन। कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके लॉ डिपार्टमेंट को भेजा हुआ एग्जामिनेशन के लिए, अपने कमेंट्स के लिए। द रिपोर्ट हैज कम, वी हैव टेकन द रिपोर्ट, इट हैज बीन सेंट टू द लॉ डिपार्टमेंट नाउ फॉर कमेंट्स। लॉ डिपार्टमेंट्स के कमेंट्स आके कैबिनेट इस पे बहस करेगी और अगला कदम वहां से लिया जाएगा। वो ना आप छोड़ दीजिए। 8 महीने हो गए अब आपको कुर्सी संभाले हुए हैं, कितना आप अभी तक लोगों के एक्सेप्ट? मैं 8 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, 3 साल नहीं गिनता हूं। लोगों ने हमें 5 साल दिए, ये सवाल आप हमें 5 साल के बाद करिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये राजनीतिक से प्रेरित मामला है। सिसोदिया दिल्ली के कथित क्लासरूम निर्माण घोटाले में आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB के सामने पेश होने जा रहे हैं। पेशी से पहले सिसोदिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये पूरा मामला राजनीतिक से प्रेरित है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सिर्फ फर्जी FIR दर्ज कराती है और फिर मामले को लंबा समय तक खींचती रहती है। सिसोदिया ने कहा कि मैं आज ACB के सामने अपनी सारी बातें रखूंगा। ये पूरी तरह से झूठा मामला है, इससे कुछ भी निकलने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि ये कार्यवाही भाजपा द्वारा राजनीतिक बदलने की भावना से की जा रही है। PM 9,500 करोड़ की घोषणा का आज आकर शिलान्यास उद्घाटन करने वाले अभी मैं जा रहा हूं। पटना गोरखपुर वंदे भारत को मैं भी हरी झंडी दिखाऊंगा प्रधानमंत्री के बटन दबाने के बाद। बिहार के विकास प्रधानमंत्री जी के हृदय में है और आप देखते हैं जब आते हैं हजारों करोड़ की योजना जो उतरती है जमीन पर। आज दीघा में सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन हो रहा है, वहां भी जाऊंगा। बाकी बादशाही पैन पर हो रहा है। इस तरह से काम होता है। आज बिहार आए हैं, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश, यहाँ तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं, कोई आरक्षण की बात कर रहे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात। उनके पास बोलने के लिए क्या है? कुछ है क्या? तो छोड़ दीजिए, उनको बोलने दीजिए। हम लोग का काम है बिहार के विकास को आगे बढ़ाना। एनडीए का मतलब वो बोल रहे हैं कि नेशनल दामाद ऐसा है, हमको इन हल्की बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। चुनाव आने दीजिए, बहुत जवाब देंगे। अभी बिहार के विकास की चिंता और प्रधानमंत्री का बड़ा हृदय, मैं उनसे आग्रह करूंगा, कल योग का दिन है, आगे थोड़ा योग कर लें, थोड़ा सा प्राणायाम कर लें, शांति मिलेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम स्टालिन ने उच्च शिक्षा परियोजना का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री CM के स्टालिन ने आज उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पूरी की गई कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में नए कॉलेज भवन, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और स्टूडेंट सुविधा केंद्र शामिल है, जिनका उद्देश्य राज्य में शिक्षा के स्तर को और ऊंचा उठाना है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि तमिलनाडु सरकार का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा को हर वर्ग तक पहुँचाना है।
मामला गंभीर है और आरोप भी गंभीर लगाए जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में शानदार स्कूल बने, शानदार पढ़ाई हुई, दिल्ली में शिक्षा में बहुत शानदार काम हुआ, ये सारा देश जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति से प्रेरित होकर अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके इसमें एफआईआर करवाती है। और फिर आज मुझे एसीबी ने बुलाया है, मैं सारी बातें रखूंगा एसीबी के सामने। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके पिछले 10 साल में हमारे एक एक नेता की पूरी जिंदगी खंगाल डाली, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं है। केवल और केवल फर्जी एफआईआर करते हैं और फर्जी एफआईआर में फिर केस चलता रहता है। होना इसमें भी यही है, कहीं कुछ निकलेगा नहीं। इस केस के बारे में एक चीज़ और मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मनोज तिवारी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया था और जब मैंने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया तो वो जमानत लेके अभी जमानत में बचे हुए हैं। तो इसमें तो मनोज तिवारी जी भी बचे हुए भाग रहे हैं इस आरोप से। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, पूरी तरह से झूठा केस है। लेकिन मैं सोचता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी वाले कर क्यों रहे हैं ये सब। अभी समझ में आता है कि दिल्ली की जनता ने इनको मैंडेट दिया कि दिल्ली के लोगों के लिए काम करो। काम तो करना बीजेपी वालों को आता नहीं है, ना इनको स्कूल आता, ना अस्पताल आता, ना मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते, ना इनको सड़कें ठीक करनी आती, ना बिजली ठीक करनी आती, ना पानी ठीक करना आता, ना बारिश का मैनेजमेंट करना आता। अब देखो, पिछले एक बारिश में पूरी दिल्ली का बुरा हाल हो गया है। चारों तरफ दिल्ली बेहाल हो गई है, सड़क टूटी पड़ी है, पावर कट लग रहे हैं पूरी दिल्ली में, प्राइवेट स्कूल वालों ने लूट मचा रखी है। इवन बीजेपी के कट्टर समर्थक भी रो रहे हैं कि उनको भी प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं। वैसे में भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि इनसे काम तो हो नहीं रहा, इस तरह के फर्जी केस करते हैं, एफआईआर खेलते हैं। निकलेगा कभी कुछ नहीं, क्योंकि पहले भी कुछ नहीं निकला था। फर्जी केस करते हैं तो निकलेगा इसमें भी कुछ नहीं, लेकिन जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केस करते हैं। अभी रेखा गुप्ता जी से आपके संबंध के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा भी तो पंजाब से केजरीवाल को भी आना पड़ेगा। आपको लगा कोई प्लानिंग चल रही है? इसीलिए मैंने कहा ना, पूरी दिल्ली में ना बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को समझ में आ रहा है कि उनकी सरकार क्या करने वाली है, दिल्ली में क्या कर रही है। इनके कार्यकर्ता भी प्राइवेट स्कूल के हाथों लुट रहे हैं। इनके कार्यकर्ता बीजेपी के कट्टर समर्थक भी ट्वीट कर रहे हैं कि पावर कट से बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल हो गया दिल्ली में, एक बारिश में पूरी दिल्ली बेहाल हो गई। और ये केजरीवाल को गाली देने में बिजी हैं, ये एफआईआर कराने में बिजी हैं। तो इनको कुछ आता दाता तो है नहीं, केवल एफआईआर, केवल फर्जी एफआईआर करनी आती है। पिछले संबंध में आप नहीं गए, आरोप ये लग रहा है कि आपके पास बहुत कुछ छिपा रहे हैं, आप इसलिए नहीं गए। ये एफआईआर खेलते रहे, मैं तो काम करता हूँ। थैंक यू। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक के आरक्षण फैसले पर सीपीआई नेता डी राजा का बयान। दिल्ली में आज सीपीआई महासचिव डी राजा ने कर्नाटक सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए आवास योजनाओं का आरक्षण 10% से बढ़कर 15% किए जाने के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के निर्णय की तुष्टीकरण कहकर खारिज करना गलत है। डी राजा ने भाजपा पर सीधा हमला करते हुए कहा, मुसलमानों को जब भी कोई मदद दी जाती है, भाजपा के पास बस एक जवाब होता है, तुष्टीकरण। उन्होंने कहा कि भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसे बुनियादी साधनों तक समान रूप से पहुंच मिलनी चाहिए, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय से हो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनडीए सरकार के 11 साल पूरे, दिल्ली में प्रदर्शनी आयोजित। दिल्ली में आज केंद्रीय प्रदर्शनी स्थल पर एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने प्रदर्शनी का दौरा किया और लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों से अवगत करवाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वर्मा ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को 11 साल पूरे करने पर बधाई देता हूँ। सारी उपलब्धियां देश के सामने है, विकास, सुरक्षा और सुशासन हर क्षेत्र में दिख रहा है। प्रवेश वर्मा ने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार ने भी अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं और अब राजधानी की स्थिति सुधारने के लिए अच्छी गति में काम किया जा रहा है। भैया यहाँ से हटिए, भैया भैया उस साइड जाइए, भैया उस साइड सर।
कहाँ आ रहा है भाई साहब, आपके फोन में बताओ। थोड़ा सा फोन पीछे सर के साथ मैडम फोन नीचे करिए। आप आगे आओ। क्लिक हो गया पीछे पीछे भैया थोड़ा जगह बना दे भैया। थोड़ी इधर बोलो, थोड़ा इधर बोलो। जगह नहीं हो रही, थोड़ा सा आ जाओ। और मेरा उनसे काफी पुराना परिचय है। आज मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं कि हमारी मोदी सरकार के 11 सफल वर्ष पूरे देश में और पूरी दुनिया में जो डंका बचा है, ये आप सभी कार्यकर्ताओं की बदौलत है। 2014 के चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं ने ये अपने सर पर बीड़ा उठाया था और 2019 में फिर 2024 में 3 बार आपने मोदी सरकार बनाई। ये जो मैं देख रहे हैं और आप सभी देख रहे होंगे कि सरकार की उपलब्धियां हैं वो यहाँ पर हैं। हर कार्यकर्ता को एक एक उपलब्धि के बारे में मालूम होना चाहिए, चाहे वो मंडल की बैठक करे, चाहे RWA की बैठक करे, सोसाइटी की बैठक करे, कहीं पर चाय पे चर्चा हो तो वहाँ पे ये सारी योजनाओं उपलब्धियों के बारे में बताना चाहिए। हर कार्यकर्ता को कम से कम 20 योजनाओं के बारे में मालूम होना चाहिए, उनके नाम याद रहने चाहिए। और उसी के साथ ही अभी आपने ये भी देखा कि दिल्ली सरकार में पीछे हमने 100 दिन का कार्यक्रम किया था। 100 दिन में ही दिल्ली में चाहे सड़कें हों और जो 20-20 साल से नाले नालियां साफ नहीं हुए थे, वो सबको बहुत ही तेजी से साफ होने का काम चल रहा है। दिल्ली को मूलभूत सुविधाएं देना, गर्मी के समय में पानी की किल्लत और मानसून में पानी का जल भराव, ये दिल्ली के लोग पीछे कई वर्षों से देखते आए, मगर आने वाले समय में हम इसको इतिहास बनाएंगे और सारी दिल्ली की नालियां, सारी पाइपलाइन, सारी सड़कें, सारे टूटे हुए जो भी कुछ है, ये सभी काम आपको बहुत जल्दी दिखाई देंगे। हमने सारा प्लान, सारा पैसा सैंक्शन, टेंडर, काम बहुत ही तेज गति से चल रहा है। तो अभी एक हमारी मीटिंग है, मेरे को 10:30 बजे पहुंचना था, मैं थोड़ा लेट हुआ। बस मैं ज्यादा समय आपके बीच में नहीं रहूंगा।
और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे नई दिल्ली विधानसभा के कार्यकर्ता ज्यादा संख्या में आज यहाँ पे पधारे हुए हैं। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ देश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।